तो यहां पे ध्यान रखो, कौन सी घटना आपके असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण? तो आप सब लोगों को पता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के बाद 1921-1922 के दौरान अगर हम चर्चा करें, या 1920 से 1922 के दौरान अगर हम चर्चा करें, तो गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आपकी शुरुआत की। और गांधी जी ने इस आपके आंदोलन के अंतर्गत नारा लगाया कि हम 1 वर्ष के भीतर, 1 साल के भीतर हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो 1 साल के भीतर हम स्वराज हासिल करना चाहते हैं। यानी गांधी जी ने बोले कि ज्यादा हमें वक्त मत दीजिए, हमें मात्र 1 साल दे दीजिए, हम 1 साल में स्वराज हासिल कर लेंगे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो आपकी विशेषता के तौर पे आपको दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता। इसका सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या था भाई? आधार। गांधी जी ने भारत के लोगों से क्या आपके अनुरोध किया? उन्होंने कहा कि आप देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दीजिए, अंग्रेजों की अदालत में जाना बंद कर दीजिए, अंग्रेजों की अदालत में जाना बंद कर दीजिए, अंग्रेजों के विद्यालय में जाना बंद कर दीजिए, और सब लोग एकजुट रहिए, अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दीजिए, किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। लेकिन इसी बीच में आप लोगों को पता है चौरी चौरा कांड जो फरवरी 1922 में हुआ, जिसमें हिंसक भीड़ के द्वारा आपकी पुलिस थाने को आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी आपके मारे गए। इससे आपके परेशान होकर के, इससे दुखी होकर के आपके महात्मा गांधी, जो कि आप कहां पे थे? गुजरात के बारडोली में, और एक नए आंदोलन का वो आपकी स्ट्रेटजी बना रहे थे। उन्होंने उस आंदोलन को अगले 6 साल के लिए स्थगित कर दिया, और साथ ही साथ वो बोले कि अब 6 साल तक हम लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा आंदोलन है वो पूर्णतः अहिंसा पे आधारित है, किसी भी प्रकार की हिंसा इसमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और इस तरीके से 12 फरवरी 1922 को इन्होंने अपना आंदोलन जो है वो क्या कर दिया भाई? वापस ले लिया था। अगर हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करें, तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब की घटना है? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 की घटना है। आप सब लोगों को पता है कि 1925 में अगस्त के महीने में काकोरी नामक जगह पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी सदस्यों के द्वारा उसके सरकारी खजाने को लूट लिया गया। बाद में इन सारे लोगों के ऊपर आपके मुकदमा चला, और इनमें से 4 लोगों को, जिसमें आपके राजेंद्र लाहिड़ी का नाम आ जाता है, रोशन सिंह का नाम आ जाता है, अशफाक उल्ला खान का नाम आ जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आ जाता है, उनको फांसी की सजा दी गई। जालियांवाला बाग नरसंहार के बारे में बात करें तो 13 अप्रैल 1919 न हम भूल सकते हैं, न भारत का कोई व्यक्ति भूल सकता है। अगर कोई भूल गया तो इसका मतलब है कि थोड़ा उसके ऊपर राष्ट्र प्रेम के प्रति शक हो जाता है। दांडी आंदोलन के बारे में बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप इस तरीके से दांडी मार्च के नाम से कह सकते हैं। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आंसर यहाँ पे चौरी चौरा होगा। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूर्ण सहयोग को सुरक्षित करने के लिए कौन से साल में एक प्रयास था? आप सभी लोगों को यह बात पता होगा कि 1937 में 1937 में आपके अंग्रेजों के द्वारा 11 प्रांतों में विधानसभा के चुनाव कराए गए। लिनलिथगो उस समय भारत का वायसराय था। चुनाव कराए गए। इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी, कहीं स्पेशल मेजोरिटी के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, तो कहीं पे सहयोगी दलों के साथ। लेकिन 1939 में जैसे ही आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो वैसे ही आपके अंग्रेजों ने बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे, बिना भारत से पूछे, भारत के युवाओं को इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर लिया भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके क्या कर लिया? आपके घसीट लिया, जिसके कारण आपके परेशान होकर के, मतलब दुखी होकर के कांग्रेस ने जहां जहां पे भी सरकार थी 28 महीनों की सरकार के बाद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब अंग्रेज हमेशा भारत को क्या लेकर के चलते थे? लाइटली लेकर के चलते थे। हम कुछ भी करेंगे, ये हमारा सपोर्ट करेंगे।
1914 से 18 के दौरान भी खुद गांधी जी ने यह पहल करी थी, लोगों से अनुरोध किया था कि आप अंग्रेजों को समर्थन दीजिए, अंग्रेजों को सपोर्ट कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे आकर के गांधी जी भी इस बात को समझ गए थे कि नहीं भाई, इनके मन में कुछ और है। अंग्रेज 1914-18 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये बात कहते थे कि एक बार हमारा सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। तो उस समय हमने सपोर्ट किया। फिर 1939 से 45 के दौरान फिर से वो दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हुई और फिर से अंग्रेज कहने लगे कि एक बार आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए और उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन इस बार हमारे नेता जो थे वो बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार थे। उनको पता था कि ये फिर से हमसे काम निकलवा लेगा और बोलेगा कि हु आर यू। जब काम होता है तो अंग्रेज क्या बोलते हैं भाई, जब काम होता है तो अंग्रेज कहते हैं हाउ आर यू, और जैसे ही काम निकल जाता है तो अंग्रेज कहते हैं हु आर यू। तो अब हम सीधे तौर पे अंग्रेज जब परेशानी में है तो उनके इस परेशानी का फायदा उठाएंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे और अपने अधिकारों की मांग करेंगे। और हमारा मांग यही है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब पहले आदमी क्या करता था भाई, पहले फॉर ग्रांटेड लेता था। अब एक प्रेमी है, प्रेमिका है, दोनों। अब प्रेमी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसके पीछे पीछे गाना गा के तू मेरे, मैं तेरे आगे आगे, तू मेरे पीछे पीछे, इस तरीके से अलग अलग गाना गा करके एग्जाम पे एग्जाम छोड़े जा रहे, एग्जाम पे एग्जाम छोड़े जा रहा है और उसका कुछ भी स्पेशल नहीं छोड़ रहा है उसके पीछे पीछे। अब वो भी समझ गई कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला, अब इससे पिंड छुड़ाना पड़ेगा। अब एक दिन वो वक्त आ गया जब वो लात मार के आपको जाने वाली थी। आपके पास न सरकारी नौकरी है, ना आपके बाप के पास पैसा है, तुम कबीर सिंह बनो या कबीर दास बनो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चली गई भाई, तुम रोकने की कोशिश करोगे तब भी नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भारत के लोग इस बात को समझ गए कि अब हमें इसकी मुसीबत में इसका फायदा उठाना पड़ेगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा कि हम तुमको सपोर्ट तभी करेंगे जब तुम हमें पूर्ण स्वतंत्रता दोगे, नहीं दोगे तो कोई बातचीत नहीं होगी। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ओ माय गॉड, हम तो पहले फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते थे, ये जाएगी तो जाएगी कहाँ, लेकिन मेरे आंखों के सामने ही चली गई। मेरी आंखों के सामने इंस्टाग्राम पे फोटो डालती है कि ये देखो करवा चौथ कितना बेहतर रहा है, और सब लोग इसको देख देख के सबक ले। तो अब अंग्रेजों ने बातचीत का प्रयास शुरू किया कि ना भाई, हम इस बार निकाल लेंगे कोई एग्जाम, इस बार निकाल लेंगे एग्जाम, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अब इससे कुछ ना होने वाला है, ये ज्यादा ज्यादा जीवन में 2 रोटी कमा के खा लेगा, उसके बाद इसका कुछ नहीं होने वाला है। अब अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके के प्रपोजल, अगस्त प्रपोजल को देखिए, लिलित को जब वायसराय था, फिर उसके बाद बेबेल के समय में शिमला कॉन्फ्रेंस को देखिए, फिर उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को देखिए, फिर उसके बाद क्रिप्स के बाद कैबिनेट मिशन को देखिए। ये सब कुछ आपकी बातचीत होती रही, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिरकार ब्रेकअप का दिन आ गया, कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने सीधे तौर पे कहा कि ठीक है भाई, अब हम आपकी बात मान लेते हैं कि तुम जाओ, लेकिन एक बार प्यार से बाय तो कह दो। इसका मतलब है कि भाई अब हम जा रहे हैं, आप अपने संविधान का निर्माण कीजिए, आप अपने भविष्य का निर्माण कीजिए, आप खूब खुश रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाबुल की दुआ है, लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, है जा तुझको सुखी संसार मिले, बच्चे 1000 मिले और बूढ़ा खुशहाल मिले। इस तरीके से आपको दिखाई देता है। और वो चले गए कैबिनेट मिशन। अब पेच फंस गया कि भाई अब भारत से, अब 2 भाई थे, एक जमीन था, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। बोले कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमारी बहू तुमको पसंद नहीं करती है, तुम इधर उधर देखता है जी। उसके बाद अब माउंटबेटन प्लान आया और 1947 में भारत का विभाजन हो गया। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन के बारे में जब हम बात करें तो किस वर्ष में क्रिप्स मिशन आया था, तो 1942 में आया था। लेकिन क्रिप्स मिशन के बारे में क्या बात थी, फिर से उलझाने वाली बात थी, फिर से टरकाने वाली बात थी, फिर से बातों को आगे बढ़ाने वाली बात थी। और इस क्रिप्स मिशन के खिलाफ में गांधी जी ने बोला कि करो या मरो, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1828 में ब्रह्मो सभा में आपके विकसित हुआ था। क्या विकसित हुआ था भाई, तो भाई निम्नलिखित में से कौन 1828 में ब्रह्मो सभा के अंतर्गत
आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। आपके विकसित हुआ था, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो, आप ब्रह्मोस सभा के बारे में बात करें तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने क्या बनाई थी? तो सबसे पहले 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी और बाद में 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसको आप ब्रह्म सभा भी कहकर के संबोधित कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके लिए हो जाएगा, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ के द्वारा, हथेली पर एक चक्र वाले हाथ के द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो क्या चिन्हित किया जाएगा? तो हथेली पर एक चक्र वाले हाथ को क्या बताया जाता है? वो हिंसा, अहिंसा को बताता है, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को सबसे ऊपर आपको रखा गया है। अहिंसा परमो धर्म का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो देखो, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र था, जिसका सबसे उत्तरी हिस्सा आपके मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, सबसे दक्षिणी हिस्सा आपके दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे, सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर आपको जाना पड़ेगा मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, और सबसे वेस्ट में आपको जाना पड़ेगा सुटका गेंडोर आपके बलूचिस्तान के दाश्क नदी के किनारे आपको जाना पड़ेगा। अब आपने बोला कि चलो ठीक है सर, ये बात हम समझ गए, लेकिन अभी के समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखना चाहते हैं तो आप कहां कहां पे देख सकते हैं? आप इंडिया में देख सकते हैं, आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, अफगानिस्तान में देख सकते हैं। ओवरऑल पूरे की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लार्जेस्ट साइट के बारे में बात करें तो वो हो जाता है मोहनजोदारो। लेकिन आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी 1947 के बाद जितने भी आपके क्षेत्र भारत में रह गए, उनमें सबसे बड़ा, अगर हम साइट की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा साइट आपको कहां पे दिखाई देता है? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी आपको कहां पे दिखाई देता है? हरियाणा। चनहुद्रो कहां पे? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के चनहुद्रो से क्या मिला है? तो मेकअप के साक्ष्य मिला है, यानी यहीं से भाई तेरे आंखों का ये काजल, और जब लगावे लो लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज, तो यानी इसका मतलब क्या है? लिपस्टिक भी यहीं से मिला है, काजल भी यहीं से मिला है, और उसके बाद ये जो तांबा का दर्पण है वही ये सारी के सारे चनहुद्रों से ही मिला है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। लोथल के बारे में बात करें तो लोथल आपकी कहां पे स्थित है? तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है, जो कि एक बंदरगाह नगर के तौर पे आपको दिखाई देता है। धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा के बारे में बात करें तो ये धौलावीरा एकमात्र ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और एक नहीं, दो नहीं, इसमें तीन तीन प्रकार के नगर आपको दिखाई देता है, यानी निचला भी दिखाई देता है, ऊपर भी दिखाई देता है, बीच वाला भी दिखाई देता है। तो सवाल बोले कि सबसे बड़ा तो भारत में राखी गढ़ी आपको आ जाता है। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? आप सभी लोगों को पता है कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। आपने बोला कि वेरी गुड। 1608 में आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस आपके कहां पे पहुंच गया? सूरत पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? सूरत पहुंच गया। और सूरत में इन्होंने अपनी पहली टेम्पररी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लिया, पहली टेम्पररी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लिया। अब यहां से थोड़ा आगे की ओर बढ़िए। आपने बोला कि ठीक है सर, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1608 में ये तो चीज हो गया, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पूरे प्रॉपर तरीके से बता दी। अब 1609 में ये कहां पे पहुंच गया? आगरा पहुंच गया कैप्टन विलियम हॉकिंस। किससे मिलने के लिए? तो हजारों फूल बरसाओ मेरे महबूब आए हैं, और उसका नाम क्या है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। उसको टाइटल दे दिया, उसको क्या बोलते? इंग्लिश खान, इंग्लिश खान उसको बोल दिया। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस की मुलाकात जहांगीर से हुई। कोई ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन 1611 में जैसे ही इन्होंने किसको भाई, जैसे ही स्वाली हॉल की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया, तो उसके बाद से थोड़ा मुगलों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और 1613 में सूरत में अंग्रेजों की पहली परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। अंग्रेजों की पहली परमानेंट फैक्ट्री 1613 में आपकी स्टैब्लिश हुई। और उस समय मुगल शासक कौन था? तो उसका नाम क्या था? जहांगीर। तो याद रखिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय ब्रिटेन में महारानी थी, उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। और भारत में मुगल सम्राट था, उसका नाम था अकबर। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके भारत पहुंची तो उधर महारानी मर चुकी थी, इधर आपके सम्राट मर चुके थे। इधर कौन बन गया था भाई? तो इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई।
यहां पे बन गए थे जहांगीर, वहां पे बन गया था जेम्स प्रथम। तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, वो जेम्स प्रथम के एम्बेसडर के तौर पे आया था। सर थॉमस रो भी जेम्स प्रथम के एम्बेसडर के तौर पे आया था। और ये जहांगीर ने ही इनको परमिशन दिया था कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। उसके बाद शाहजहां ने भी आपकी रियायत दिया, औरंगजेब ने भी रियायत दिया, और अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन आपके हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनका टाइटल है लोकमान्य। इनको लोकमान्य की उपाधि से जाना जाता है। इनको किस उपाधि से जाना जाता है, किस टाइटल से जाना जाता है? लोकमान्य की उपाधि से जाना जाता है। और इन्होंने लंबा समय आपके जेल में बिताया था, लंबा समय इन्होंने जेल में बिताया था। और ये बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के आपके नेता थे। सवाल बोले कि स्थानीय स्वशासन के जनक, तो बाल गंगाधर तिलक का तो चलो आंदोलन से। डलहौजी के बारे में बात करें तो डलहौजी को भारत में आपके किसके लिए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए, टेलीग्राम के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए आपको जाना जाता है। लेकिन ये जो रिपन है, इस रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पे आपको जानते हैं। किसके तौर पे भाई? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पे जानते हैं। और इसी के समय में पहली बार स्थायी जनगणना आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसके द्वारा आपके शुरू किया गया था? जो इंग्लिश डेली है, इंग्लिश साप्ताहिक आपके है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यू इंडिया कहकर के संबोधित करते हैं। उस न्यू इंडिया को किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यू इंडिया। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो न्यू इंडिया, अगर आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। ये क्या बोले कि न्यू इंडिया साप्ताहिक, इंग्लिश साप्ताहिक। और ऑप्शन में क्या दिया है? महात्मा गांधी। ऑप्शन में क्या दिया? बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा ये इंग्लिश वीकली आपका न्यूज़पेपर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? न्यू इंडिया के नाम से चलाया गया था। नालंदा महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा। अब देखो, स्कंदगुप्त के बारे में बात करें तो इसका एक अभिलेख है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भीतरी इंस्क्रिप्शन। और इस भीतरी अभिलेख से क्या पता चलता है कि हुनों ने गुप्त शासकों के ऊपर आक्रमण किया था, यह पता चलता है। फिर उसके बाद नालंदा महाविहार के बारे में बात करें तो इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसको किसके द्वारा भाई? तो आपके स्थापित किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? अब यहां पे कंफ्यूजन क्या? पेपर बनाने वाला भी थोड़ा सा दिमाग अब लगाने लगा है। पेपर बनाने वाला भी थोड़ा सा अब अपने दिमाग को यूज करने लगा है। और वो ऐसे ही पेपर नहीं बना देता है। वो चाहता है कि सवाल देखने में आपको आसान लगे, लेकिन उस सवाल में आपकी कॉन्सेंट्रेशन को भी हम आसानी से चेक कर पाए। अब सबको पता है मुंडक उपनिषद इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। और यहाँ पे मुंडक उपनिषद भी दे दिया है, और यहाँ पे मांडुक्य उपनिषद भी दे दिया है। तो ये मांडुक्य उपनिषद नहीं, मुंडकोपनिषद में क्या बोला गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अंततः जो बात आती है कि सत्य में वह जयते, यानी सत्य का ही विजय होता है, झूठ हार जाता है। रावण चाहे कितना भी बड़ा राजा था, कितना भी बड़ा विद्वान था, कितना भी बड़ा शक्तिशाली शासक था, लेकिन वो झूठा था। और भगवान राम, चाहे उनको 14 साल वनवास काटने पड़े, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उनको भटकने पड़े, एक राजा होकर के भी उन्होंने जीवन को बहुत मुश्किल में, कठिन परिस्थिति में व्यतीत किया। लेकिन अंततः हम लोग क्या करते? विजयदशमी बनाते हैं, यानी रावण के अहंकार को भगवान राम अपने बाण से, अपने तीर से चूर चूर कर देते हैं। इसीलिए जब जीवन में आप संघर्ष करते हैं तो आपको कभी कभी लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, why am I doing a struggle in my life? But if you have patience, if we have patience, then you have to follow a path. You have to follow a path, because of that path
That path moves you to success in your life. अगर आप लगातार उसके ऊपर चलते रहते हैं, अगर चलते रहते हैं, आप उसकी चिंता नहीं करते हैं। अब जैसे भगवान राम जब आपकी लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो उनकी चिंता का कारण क्या था कि मेरे पास तो सेना ही नहीं है, और रावण की इतनी बड़ी सेना है, रावण की इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास तो मेरी आर्मी ही नहीं है, मेरे पास सेना नहीं है, तो मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो पराजित हो जाऊंगा। मेरे पास न अस्त्र है न मेरे पास शस्त्र है। लेकिन उनके पास क्या था? भगवान राम के पास सत्य था, भगवान राम के पास स्वाभिमान था, भगवान राम के साथ धर्म था, भगवान राम आपके सही रास्ते पे चल रहे थे, भगवान राम सच्चे थे, भगवान राम गंभीर थे, उनके अंदर घमंड किसी बात को लेकर के नहीं था। और जब आप किसी अच्छे काम को करते हैं तो उस समय शायद आपको बहुत कम लोग साथ दे, लेकिन धीरे धीरे अगर उस काम को करते रहते हैं करते रहते हैं तो कम ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो जुड़ेंगे वो दिल से जुड़ेंगे और केवल वो आपके ही होंगे, वो और किसी के नहीं हो सकते, और वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं, और वो आपको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। सब कोई विभीषण नहीं होता है कि विभीषण के ऊपर ही कहावत बन गई कि घर का भेदी लंका ढाहे। रावण जैसा भी था लेकिन विभीषण का भाई था, और विभीषण उस लंका का भेद आपकी नहीं देता भगवान राम को। वो अगर ये नहीं बताता कि ये जो रावण है इसके आपके 10 सर काटने से नहीं होंगे, इसका जो प्राण है इसके नाभि में है, इसके नाभि में तीर मारिए तब जाकर के होगा, तो रावण नहीं मरता। अब भगवान राम जब इस प्रकार के काम को कर रहे थे, जब वो समुद्र मंथन कर रहे थे, तो जो सेतु बनाना था, जिसको हम राम सेतु कह करके संबोधित करते हैं, जो सेतु बनाना था, उस सेतु को बनाया कैसे जाए, इतने लोग नहीं थे। भगवान राम की सेना में जितने लोग थे वो सारे के सारे इतने साहसी से, वो कभी भी रोए नहीं। अंगद ने ये कभी भी नहीं पूछा भगवान राम से कि आप हमें अकेले रावण की लंका में भेज रहे हैं, मुझे पकड़ लिया गया तो क्या होगा, मुझे कैद कर लिया गया तो क्या हो गया, क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। वो कहते थे कि भगवान राम ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, वही मेरे लिए बड़ी बात है, और भगवान राम का आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरी साहस मेरे साथ है कि हम लंका में अकेले जाके रावण की उतनी बड़ी सेना को हम सामना कर सकते हैं, बिल्कुल डरेंगे नहीं। और अकेले अंगद जाकर के रावण के घमंड को उसके दरबार में चकनाचूर कर दिए थे। भगवान वीर हनुमान जब आपके अकेले पहुंचे तो उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया कि हमको इतना बड़ा काम करना है, हम अकेले कैसे कर सकते हैं। बस भगवान राम का आदेश था, उस आदेश को सर्वोपरि मान करके अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास करके, चूंकि हम सही रास्ते पे हैं, तो वो पहुंच गए और अकेले उन्होंने पूरे के पूरे सोने की लंका को उन्होंने राख कर दिया। जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब सेतु बनाया जा रहा था, तो सारे लोग आपके भगवान राम की सेना में, जो भी आपकी वानर सेना थी, जो भी आपकी छोटी छोटी आपकी सेना थी, छोटे छोटे लोग थे, वो सारे के सारे उसमें पत्थर डालने का काम कर रहे थे। लेकिन किसी के चेहरे पे थकान नहीं देख सकते थे, किसी के चेहरे पे आप मतलब वो नहीं देख सकते थे कि कोई हारने वाला है या अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। और भगवान राम की सेना एक परिवार की तरह रहती थी। अगर लक्ष्मण को बाण लगा, लक्ष्मण अगर मूर्छित हुए, तो भगवान राम ही परेशान नहीं थे, बल्कि पूरी की पूरी उनकी सेना परेशान थी। अगर छोटी सी कोई उपलब्धि हासिल होती थी तो केवल भगवान राम खुश नहीं होते थे, वो नहीं मुस्कुराते थे, बल्कि उनकी पूरी सेना मुस्कुराती थी। क्यों? क्योंकि वो एक टीम की तरह काम करते थे, वो एक टीम की तरह काम करते थे। जैसे अपना टीम प्रबल है, जैसे अपना दिल से हम लोग कहते हैं प्रबल मंथन दिल से, कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, उलट से पलट हो जाए, पलट से उलट हो जाए, प्रबल मंथन न हिला था न हिलेगा। डट के मुकाबला करेंगे, चुनौती का सामना करेंगे, और ईश्वर चाहे जितनी अग्नि परीक्षा ले ले, उस सारी अग्नि परीक्षा को देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में एक ही चीज जानते हैं
और दो जो आपकी बातें हैं उसको मैं अपने दिल में बसा करके रखता हूं कि मुश्किलें दिल के इरादे अजमाती हैं। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी डिफिकल्टीज अलग अलग रूप में हमारे जीवन में, आपके जीवन में आएगी। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। वो जो सपना हम लोग देखते रहते हैं ना, वो इतनी मुश्किलें हमारे लाइफ में आती है कि सब हमारे सामने से हट जाता है। उसके बाद क्या होता है भाई? तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। उसके बाद क्या होता है? हौसला मत हार, गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। जब तक आपको दर्द नहीं होगा, जब तक आपको पेन नहीं होगा, जब तक कुछ एहसास नहीं होगा, जब तक कुछ लगेगा नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे दुनिया में कितना भी मोटिवेशन, कितना भी वीडियो, कितना भी पिक्चर, कितना भी स्टेटस लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। और सब बात एक ही चीज पे आ जाती है कि दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं करा सकता है, सब आपको ही करना है। इसीलिए कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपके हाथ में, हमारे हाथ में मेहनत है। हम बिना किसी बहाने के, मुस्कुराते हुए, सकारात्मकता के साथ, बिना रोए, हंसते हुए चेहरे के साथ, डेली कुछ ना कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी के साथ अपने एक रास्ते को हम लोग फॉलो करेंगे और उस पर लगातार चलते रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी के साथ, ईमानदारी के साथ। एक ना एक दिन, देर हो या सवेर हो, लेकिन सफलता आपको जरूर हासिल होगी। तो भगवान राम जब इस काम को कर रहे थे तो एक छोटी सी गिलहरी भी आई। उस गिलहरी को पता चला कि भगवान राम बहुत दुविधा में है, लेकिन भगवान राम का जो रास्ता है वो सत्य का है, भगवान राम का जो रास्ता है वो धर्म का है, और वो झूठ को हराना चाहते हैं, अहंकार को हराना चाहते हैं और धर्म के ऊपर विजय हासिल करना चाहते हैं। तो उस गिलहरी ने भी बोला कि हमसे भी जो इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं करूंगा। और भगवान राम बैठ करके देख रहे थे, सब लोग आपके इस समुद्र में वो पुल बना रहे थे, आपकी गिलहरी भी आई और छोटे छोटे कंकर लेकर के, उसको पता है कि उस कंकर से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप इस बात को कभी मत सोचो कि इससे क्या होगा नहीं होगा, बल्कि आप इस बात को सोचो कि बूंद बूंद से समुद्र भरता है। और उस गिलहरी छोटे छोटे आपकी पत्थर को ले जाकर के समुद्र में रख रही थी। भगवान राम ने जब उस चीज को देखा तो प्यार से इस साथ को देख करके भगवान राम का जो आपका उत्साह था वो और ज्यादा बड़ा हो गया। भगवान राम ने गिलहरी के पीठ पे प्यार से अपने हाथ फेरे और आज भी उस गिलहरी के पीठ पे भगवान राम की वो तीनों उंगली के निशान है। इसीलिए कहा जाता है कि न जाने किस रूप में भगवान मिल जाए। तो हमें मेहनत करते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है भाई, और खूब मेहनत करना है। तो सत्य में वो जयते, यानी सत्य ही वो चीज है जो परेशान बहुत होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। आप लोग देखो कि ना मैं कभी व्यू को देख करके घबराया, ना मैं इस चीज को लेकर के घबराया कि जो मेरे आसपास भी नहीं थे, जिनके पास मेरे 1/100 भी आपका पोटेंशियल नहीं था, उनके लाखों सब्सक्राइबर हो गए, उन पे लाखों व्यू जाता है, करोड़ों व्यू जाता है, मेरे पे नहीं जाता है। तब भी मैं कभी डरा नहीं, कभी रुका नहीं, मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। मैं बार बार यही सोचता हूं कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले 5 अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, और आज भगवान बुद्ध इस धरती पे है या नहीं है, इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन आज भी भगवान बुद्ध को भगवान माना जाता है। तो हमें भी अपनी काम को करना है। जीते जी अगर मेरी काम को कोई नहीं समझ पाया तो मरने के बाद भी तो कोई ना कोई समझेगा कि एक व्यक्ति था जिसने सारे लोभ, लालच, नाम, प्रसिद्धि सबको साइड में रख करके जिन 4-5 बच्चों ने उसके ऊपर भरोसा किया,
उसके साथ लगातार संघर्ष करता रहा। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से आपको लिया गया है। भारत में होम रूल आंदोलन आपकी शुरू किया गया और जो काम आप जीवन में ठानो ना, उस काम को करने में, उस काम में सफलता या असफलता मिलने पर आपको जीवन में कभी अफसोस नहीं होना चाहिए। अगर आपके काम में आपको अफसोस हो जाए तो इस बात को समझ जाना कि तुमने वो काम अपने दिल से नहीं चुना था, जबरदस्ती चुना था। उसी समय तुमको फैसला लेना चाहिए था कि हम कुछ और करेंगे, और ठान लो तो उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ, क्योंकि उसको पूरा करना ही है, हमारे पास कुछ और नहीं है। तो भारत में होम रूल आंदोलन, अब आप सब लोगों को पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। आपने बोला कि सही बात है सर। स्वदेशी आंदोलन में गरम दल और नरम दल का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें गरम दल के नेताओं को गिरफ्तार करके दूसरे देशों में आपके भेज दिया गया या उनको जेल में डाल दिया गया। आंदोलन बिल्कुल एक तरीके से ठंडा हो गया। जब बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट करके आए तो उस समय आपके भारत में एनी बेसेंट भी आ चुकी थी, और इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 1914 से 1918 के दौरान एक नए प्रकार के आंदोलन भारत में शुरू करे, जो आयरलैंड के आपके आंदोलन के तर्ज पे था, जिसमें बात करी जा रही थी कि स्वशासन, यानी हम अपने घर में हम खुद शासन करना चाहते हैं और हम आपसे आजाद नहीं होना चाहते हैं, आप ही हमारे राजा रहोगे, लेकिन घर हमारा है तो हम शासन करना चाहते हैं। तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा आपके शुरू किया गया था 1916 में। एक ने अप्रैल में शुरू किया था, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने आपके शुरू किया, उसके बाद एनी बेसेंट ने आपके शुरू किया। दोनों का क्षेत्र अलग अलग था, और इस तरीके से भारत के लोगों के बीच में पॉलिटिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि उनको बड़े आंदोलन के लिए तैयार किया जा सके, उसके लिए आंदोलन आपके चलाया गया। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? मैं आपसे यही कहता हूं कि तू मुझे वक्त दो मैं आपको सफलता दूंगा, और जिसने दिया उसको मैंने सफलता दिया। और ये मैं कहता नहीं हूं, ये चीज आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाई देती है। तो ये खुदीराम बोस के बारे में बात करें तो भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था। खुदीराम बोस को जब भारत माता की सेवा में, भारत माता की के लिए जब उनको अपने प्राण की बलिदान देने की बात आई, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा था कि आई एक्सेप्ट इट, मुझे ये स्वीकार है। और इतने खुश थे कि बार बार कलकत्ता की गलियों में, दुकानों में ये गाना गाया करते थे कि मुजफ्फरपुर जाइबो, किंग्सफोर्ड मारिबो। ऐसे थे हमारे खुदीराम बोस। 19 साल के आसपास की उम्र में इनको फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन इन्होंने कभी उफ तक नहीं किया। भगत सिंह के बारे में तो इनका ये तो जान है हमारी, और इनकी एक जो बात है कि ये कलम इस कदर वाकिफ है मेरी जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। तो भगत सिंह के बारे में बात करें तो ये भी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस के टॉपर थे, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉपर थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने उस पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी के पास आए, गांधी जी ने बोला कि आप चित्तरंजन दास के पास जाइए। इन्होंने चित्तरंजन दास को अपना गुरु माना, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में 1938-1939 में अध्यक्ष बने। गांधी जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारण इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। बाद में वो आपके जर्मनी पहुंचे, जहां पे हिटलर ने स्वागत किया और शान से बोला कि नेताजी वेलकम, आपका स्वागत है। वीर सावरकर के बारे में बात करें तो मित्र मेला के माध्यम से, अभिनव भारत के माध्यम से इन्होंने इस प्रकार के क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से काम करने की कोशिश करी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के ऊपर इन्होंने किताब भी लिखा, लेकिन ये बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन से गवर्नर आपके संबंध थे? आप सब लोगों को पता है कि 1848 से लेकर के 1856 ये आपके साल था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। 17 को सबसे पहले इस आपकी नीति के अंतर्गत शामिल किया गया, और उसका नाम क्या था? अगर मेरे प्यारे साथियों अगर बात करें तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी ने यह नियम बनाया कि अगर किसी भारत के शासक का
कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है या कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं है, कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत झांसी को भी मिलाया गया। 1856 में अवध को कुशासन के आरोप पे, मिस गवर्नेंस के आरोप पे मिलाया गया। तो डलहौजी के बारे में बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी। कैनिंग के बारे में बात करें तो इसी के समय में 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था और कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का पहला वायसराय भी था। कॉर्नवालिस के बारे में बात करें जिसका कब्र आपके गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस के जनक के तौर पे जानते हैं। कॉर्नवालिस कोड के लिए भी जाना जाता है, जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट है उसके लिए भी इसको जानते हैं। और साथ ही साथ कॉर्नवालिस को आपके जो पावर है उसके सेपरेशन के लिए भी इसको जानते हैं भाई। लॉर्ड रिपन के बारे में बात करते हैं तो रिपन को स्थानीय स्वशासन के लिए भी आपको जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडॉयल को किसने गोली मार दिया था? तो 1940 में अपना शेर जिसका नाम क्या था, उधम सिंह, जिनका नाम क्या था, उधम सिंह। उधम सिंह ने माइकल ओडॉयल को उसके घर में घुस करके इंग्लैंड में जा करके उसको सामने से उसके सीने पे गोली मारी और बोला कि बाप का, भाई का, माँ का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। और बदला इन्होंने ले लिया। तो जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड जो हुआ था उसका जो जिम्मेवार था वो माइकल ओडॉयल था। इसी ने REH डॉयर को ये आपके आदेश दिया था। और उधम सिंह उस समय से इसके पीछे पीछे थे और गाना भी गाते थे कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। और 7 समुंदर पार में जाकर के बोल बोल मैं नहीं तो कौन बे। और इन्होंने बोला कि मैं नहीं तो कौन, तो ये कुछ बोल ही पाता तब तक मैं तेरा बाप, मार दिया गोली। और भगत सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने सैंडर्स को मार दिया। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करें तो आजाद के बारे में इन्होंने कहा कि दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। ये खुदीराम बोस के बारे में मैंने आपको बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह जी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम क्या था, कैनिंग। जो मेयो है, अगर हम मेयो के बारे में बात करें, म्याऊ मत समझ लेना, मेयो के बारे में बात करें तो इसी के समय में 1872 में पहली बार आपकी जनगणना हुई थी। लेकिन अस्थायी जनगणना नहीं थी। भगवान बुद्ध के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध कौन से वंश से आपके संबंधित थे? कुरु क्या है, जनपद है। मौर्य क्या है, साम्राज्य है। तो भगवान बुद्ध के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध शाक्य वंश से आपके बिलोंग करते थे। इसीलिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको शाक्य मुनि भी कह करके संबोधित किया जाता है। इनको क्या कह करके संबोधित किया जाता है भाई? तो इनको शाक्य मुनि भी कह करके संबोधित किया जाता है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये गौतम बुद्ध बन गए और इनको महात्मा बुद्ध कह करके संबोधित किया गया। और इनके पिताजी का नाम आप सब लोगों को पता है, सुदोधन इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माँ का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनके स्टेप मदर ने किया, जो पहली महिला बनी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली। तो ये शाक्यगण के आपके राजकुमार थे। जो किला राय पिथौरा है, जो आपके फोर्ट है, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो किला आपके राय पिथौरा है, उस राय पिथौरा जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। तो किला राय पिथौरा, इसको लाल कोट भी कह करके संबोधित किया जाता है। इसको क्या कह करके संबोधित करते हैं हम लोग? लाल कोट भी संबोधित कह करके संबोधित करते हैं। तो या तो आप इसको लाल कोट कहिए या तो आप इसको राय पिथौरा कहिए। और इसका निर्माण आपको कहा किसके द्वारा? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसको अंतिम उगता हुआ सूर्य कह करके संबोधित करते हैं। जिसको अंतिम उगता हुआ सूर्य कह करके संबोधित करते हैं। तो ये आपके पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पानी पिला दिया था और बता दिया था कि बेटा बाप बाप होता है, बाप से कभी भी नहीं अटकते, नहीं तो फिर भटक जाओगे। लेकिन प्यार भी अलग चीज है। संयोगिता का संयोग इनके जीवन में बना और कनौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद ने बोला कि तू मेरी बहन को उठा के लेके गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान क्या गाना गाए,
वो गाना गाते थे कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी सखिया बेचारी। तो सखियों को छोड़ दो, जयचंद देखते रह गया, उठा ले गए। बाद में जयचंद ने बोला कि तेरा नाम धोखा रख दूं, जवाब दोगे क्या? और उसने साथ नहीं दिया और बाद में अकेले पड़ गए पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में 1192 में हरा दिया। और जयचंद का भी वही हश्र हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। जयचंद को भी मोहम्मद गौरी ने नहीं छोड़ा, चंदावर की लड़ाई में जयचंद को भी हरा दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा का निर्माण इन्होंने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा फेमस? तो देखो ये नारा किसी और का है, लेकिन इसको प्रसिद्ध भगत सिंह ने करा था। ये नारा किसी और का है, भगत सिंह का। और लोकमान्य तिलक क्या कहते थे? तिलक जी कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन आपके आंध्र प्रदेश का कुचमपल्ली आपके गांव है, वहां से आपके किसके द्वारा? तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। आप सब लोगों को पता है कि जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी तो उसमें सबसे पहले उन्होंने किसी को सत्याग्रही बनाया था, तो उनका नाम क्या था? विनोबा भावे। और विनोबा भावे स्वतंत्रता के बाद भूदान आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के जो जंगली इलाके हैं उसमें आजाद दस्ता का निर्माण किया। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने के बाद, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और जयप्रकाश नारायण आपके लोक नायक जयप्रकाश नारायण बन गए, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इनके रोल को जाना जाता है। और महात्मा गांधी को तो क्या ही कहा जाए, महात्मा गांधी को क्या ही कहा जाए। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को कहा कि महात्मा गांधी वो काम कर गए जो 5000 हमारी पुलिस फोर्स नहीं कर पाई। यानी महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया कि पूरे बाउंड्री पे कोई फील्डर मत रखो, एक फील्डर लगा दो गांधी जी, और कोई चौका मार के दिखा दे। छक्का तो सर के ऊपर से चला जाएगा, चौका मार के कोई दिखा दे, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था। ठीक है भाई। वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो सबसे पहले मुगल जो था उसका नाम क्या था? बाबर। एक बाबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसको क्या बोला जाता है? तुजुक ए बाबरी। बाद, क्योंकि उसका मदर टंग था। बाद में अकबर की दरबारी भाषा के तौर पे फारसी को जब आपके बढ़ावा दिया गया तो अकबर के दरबार के नौरत्न में से शामिल बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खना ने ये बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का बाबरनामा के रूप में ट्रांसलेशन किया। उसी तरीके से जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी और उसके बहुत सारे अध्याय को इसने खुद से लिखा, जिसको तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। अब हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं तो मर गया। हुमायूं के बारे में इतिहासकार कहते हैं, अगर आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि समंदर के सफर में साहिलों पे दस्तखत करना हमारी जिद है। समंदर के सफर में साहिलों पे दस्तखत करना हमारी जिद है, अपनी मंजिलों पे दस्तखत करना हमारी जिद है। किसी मासूम से चेहरे ने पूछा है मोहब्बत से, कहीं से सीखते हो तुम दिलों, कहां से सीखते हो तुम दिलों पे दस्तखत करना। भाई वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तो हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं के बारे में मेरे प्यारे साथियों इस बात को समझना है कि हुमायूं तो मर गया। लेनपुर एक इतिहासकार था, उसने हुमायूं को बोला कि हुमायूं का जीवन लुढ़क लुढ़क करके चला। 1530 में ये मुगल सम्राट बना। 1540 में इससे पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य आपके शेरशाह सूरी ने छीन लिया। उसके बाद एक चला गया। फ्रस्ट्रेशन में जब था, डिप्रेशन में था, तो उस समय जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, तो एक अच्छी गर्लफ्रेंड की जरूरत होती है, मतलब दोस्त की जरूरत होती है। अब इसने शादी कर लिया और उससे टाइम खाली होता है तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाता है, मामला अकबर हो गया। फिर 1555 में दोबारा आपके भारत पे आया और फिर से आक्रमण करके फिर से भारत को उसने जीत लिया। और जब भारत पे आ गया तो पागल आदमी, इसको क्या जरूरी था? सीढ़ी पे चढ़ के कौन किताब पढ़ता है? सीढ़ी पे चढ़ के कौन किताब पढ़ता है?
अब सीढ़ी पे चढ़ के, मतलब एक पुस्तकालय बनवाया जिसको बोलते दीन पनाह, और उस पुस्तकालय में सीढ़ी पे चढ़ के किताब पढ़ रहा था, सीढ़ी से गिर गया, और गिर गया तो फूट गया, फूट गया तो मर गया। तो इतिहासकार ने बोला कि लुढ़क लुढ़क करके इसका जीवन चला, और अंतिम इसकी सांस भी लुढ़क करके इस सीढ़ी से आपकी चला गया। तो इस तरीके से हुमायूं था, तो हुमायूं तो चला गया, लेकिन इसके इतिहास को कौन लिखे? तो आप लोगों ने गाना सुना है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो इसीलिए बहन होती है, तो भाई नहीं रहा तो बहन है ना, और बहन का नाम क्या है? गुल बदन बेगम। उसने अपने भाई के इतिहास लिख दिया, जिसको हुमायूं नामा के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा आपके लिखी थी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो हिंदू कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए। दिक्कत क्या हो रहा था कि जो भारत का जो नील था उसकी पहले डिमांड खूब ज्यादा थी, तो भारत में नील की खेती भी करना चाहते थे भाई, नील की खेती भी करना चाहते थे। लेकिन अचानक से जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया, केमिकल कलर का डेवलपमेंट हो गया, और उस रासायनिक रंगों के विकास के कारण, भारत के नील की डिमांड आपके यूरोप में कम हो गई। अब नील की आपकी मांग भी कम हो गई, और नील की खेती करने से किसानों की खेती चौपट हो रही थी, अनुर्वर हो रही थी, और खाद्यान्न का संकट भी हो रहा था। लेकिन अंग्रेज नील बागान जो मालिक थे वो ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं थे। अब उन्होंने नील के किसानों को टॉर्चर करना शुरू किया, बोला कि अगर तुम खेती नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और खेती ना करने के उपलक्ष्य में अलग अलग तरीके के टैक्स जो है वो किसानों से लेना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके के उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आपके बांधना शुरू कर दिया। तो गांधी जी की चंपारण आंदोलन के बारे में बात करें तो किसके लिए था? तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कामदारों की। तो बाद में अंग्रेजों ने तय कर दिया कि ठीक है, 20 हिस्से में से 3 हिस्से में तुमको नील की खेती करनी है। गांधी जी गए, और हीरो आया और सीधे तौर पे फिल्म हिट कराया, और यहाँ पे सबको फायदा मिला। संगम साहित्य भारत की कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो संगम साहित्य के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि संगम साहित्य के संकलन के लिए 1 नहीं 2 नहीं, टोटल आपके 3 आपका संगम हुआ था, 3 बार आपकी मीटिंग हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो पांड्यों के संरक्षण में, अलग अलग जगह पे, मदुरई में और कपाटपुरम में। पहला आपकी मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, और फिर तीसरा आपकी मदुरई में, नॉर्दर्न मदुरई में। और ये तीनों की तीनों संगम साहित्य के बारे में बात करें तो इससे जो 3 संगम आपके हुए, इससे जो आपके मतलब सिनॉप्सिस जो आपके निकाला गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। और इसमें चोल वंश के बारे में, चेर वंश के बारे में, पांड्य वंश के बारे में चर्चा किया गया है। तो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु। किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? एक बार जितने भी चीते हमारे इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, जितने भी हमारे बब्बर शेर शेरनी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, आप सब लोग एक बार दिवाली का पटाखा फोड़ दीजिए। और एकदम नहीं होता है, आकाशी बम होता है जो एकदम आकाश में जाके एकदम विस्फोट मारता है, तो उसी तरीके से अपने अपने स्टेटस पे एक बार इस क्लास को जा करके फेंक दीजिए। कुछ मत कीजिए, आप कह दीजिए कि प्रबल स्टाइल लाइव है, आप कह दीजिए कि टीम प्रबल में आपका स्वागत है, आप लिख दीजिए कि वेलकम टू प्रबल मंथन। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपका स्टेटस, आप सब लोग इतने इतने फेमस लोग हो कि नहीं चाहते हुए भी कम से कम आपके स्टेटस को 100 लोग देखेंगे। 100 लोगों में से 5 लोग भी खोल के देखेगा कि आखिर में क्या है, अपना भला हो जाएगा। तो किसी को कुछ कहना नहीं है, पर्सनली किसी को इनवाइट नहीं करना है, बस अपना जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर के फेंक देना है। एक बार सब लोग पटाखा फोड़ दीजिए, सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक करके दिवाली की मिठाई तो खिला दो हमें। है धनतेरस में केवल धन बटोरना चाहते हो, थोड़ा हमें अपना प्यार देकर के हमें धन्य तो कर दो आप सब लोग। तो किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो सीधे तौर पे आपके गुप्त शासन को। तो गुप्त पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशेषता थी? देखो, सातवाहन के बारे में बात करें, आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहले कौन आया भाई? तो सबसे पहले वृत्रथ वंश आया।
बृहदत्त के बाद कौन आया? हर्यक वंश आया। हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कौन हो गया? नंद, नंद के बाद कौन आ गया? मौर्य वंश। मौर्य के बाद कौन सा आ गया? तो मौर्य के बाद शुंग वंश आ गया। शुंग के बाद कौन सा आ गया? कण्व वंश। कण्व के बाद कौन सा आ गया? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो फाउंडर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिंह। और सातवाहन वंश की विशेषता क्या है कि इसके राजाओं के नाम इनकी मां के नाम पे आपको मिलेगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इस तरीके का नाम आपको मिलेगा। और सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए। शीशे का था दिल मेरा तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। तो इसका मतलब सातवाहन शासक। कुषाण के बारे में बात करें तो कुषाण शासकों के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए वो गुप्तों के सोने के सिक्के से आपका बेहतर था। जब हम आपके मौर्यों के बारे में बात करें तो भाई ग्रामीण स्वायत्तता के बारे में बात करें तो चोल साम्राज्य की जो विशेषता आपको बताते हैं वो बार बार मैं डिस्कस करता हूं। चोलों की एक है नेवी और दूसरी है उसकी क्या भाई? स्थानिक शासन। 1857 के आंदोलन की घटना आपकी कहां पे घटित नहीं हुई थी? 1857 के आंदोलन की घटना आपकी कहां पे घटित नहीं हुई थी? देखिए, अब 1857 में बात करें तो अंग्रेजों ने यहां पे फूट डालो और शासन करो की बात आपकी शुरू कर दी। आपने बोला कि कैसे शुरू कर दी सर? इसको हम कैसे समझेंगे भाई, कैसे शुरू कर दी? तो यहां पे अंग्रेजों ने अलग अलग आपके लोगों को अलग अलग तरीके से भड़काया। कुछ जो आपके रियासत के राज्य थे, कुछ आपके जो रियासत के राज्य थे वो इस आंदोलन से अपने आप को उन्होंने सेपरेट रखा। कुछ जो थे उन्होंने अपने आप को इससे क्या रखा? न्यूट्रल रखा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिपाही इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे अवध से थे, मध्य प्रदेश से भी आपके थे, सेंट्रल इंडिया से, पूर्वी पंजाब। देखो पंजाब के सारे हिस्सों से नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने सिखों को यह कह करके डरा दिया था कि तुम बताओ कि तुम्हारे 5वें गुरु को किसने मारा था? तो मुगल ने। तुम्हारे 9वें गुरु को किसने मारा था? तो मुगल ने। गुरु गोविंद सिंह जी के आपके पुत्रों को दीवार में किसने चिनवाया था? तो मुगलों ने। बंदा बहादुर को किसने मारा था? मुगलों ने। गुरु गोविंद सिंह जी को किसने परेशान किया था? मुगलों ने। और फिर से ये सारे विद्रोही मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिए हैं। अगर ये दोबारा आपके भारत का सम्राट बन जाएगा तो फिर आपको कष्ट होगा कि नहीं? तो इसके चलते जो सिख लोग थे वो इस 1857 के आंदोलन से सेपरेट रहे। लेकिन पूर्वी पंजाब के कुछ लोग जो थे इसमें पार्टिसिपेट किए। तो कहां घटित नहीं हुई थी? तो मद्रास में आपकी घटित नहीं हुई थी। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। मद्रास में नहीं देखने को मिलता है। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी कौन से साल में संयुक्त हुए थे? देखो इनका ब्रेकअप हुआ था 1907 में। 1907 में ब्रेकअप हुआ। बाद में सरकारी नौकरी लगने के बाद 1915 में दोनों ने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा मेरे प्रति थोड़ा तुम्हारे प्रति कुछ ना कुछ तो है, हमने मेहनत किया, कोई ने एक हो जाते हैं। तो 1907 में सूरत में इनका ब्रेकअप हुआ था, अलगाव हुआ था। 1915 में आपकी कहा 1916 में यानी लखनऊ में इनका क्या होगा? तो लखनऊ में इनका एक तरीके से आपके पैचअप हो गया। 1916 में और 1916 में जो आपके इनका मिलन हुआ तो कह रहे थे कि मिलन अभी आधा अधूरा है। क्यों भाई? क्योंकि पूरे तरीके से मिलन तब होगा जब आपकी आजादी भारत को मिलेगी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916 हो जाएगा। गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा भाई? तो गदर पार्टी सीधे तौर पे लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? क्या बोला गया भाई? अंग्रेज जब आपके 1765 में जब अंग्रेज ऑफिसर बंगाल के नवाब की तरह एक करने लगे, जब उनको बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई तो अंग्रेज पहले क्या करते थे? तो यूरोप से आपके सोना लेकर के आते थे, चांदी लेकर के आते थे, तब जाकर के भारत की चीजों को वो खरीदते थे। लेकिन अब अंग्रेजों ने बोला कि अब हम कुछ लेकर के नहीं आएंगे, यहीं से लेंगे और यहाँ के सब कुछ लेकर के जाएंगे। तो अंग्रेजों ने अपनी आमदनी को फिक्स करने के लिए उसने नजर दौड़ाई कि कहां पे आमदनी है,
तो उसने बोला कि भारत में एग्रीकल्चर खूब सारा है, तो अंग्रेजों ने बोला कि हम खेती पे टैक्स लगाते हैं। तो 1793 में अंग्रेजों ने आपके एक पहला आपका क्या बोलते हैं कि मजबूत प्रयास किया। इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए थे, इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए थे, लेकिन 1793 में जो ये अस्थायी बंदोबस्त है कॉर्नवालिस के द्वारा आपके शुरू किया गया। कॉर्नवालिस के द्वारा जो आपकी व्यवस्था शुरू की गई, उस व्यवस्था को विलियम फ्रांसिस ने वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हेस्टिंग्स को आपके सुझाव दिया था, सजेशन दिया था कि आप ये कीजिए। लेकिन जब जो होना होता है तभी होता है, ना उससे पहले होता है ना उससे बाद होता है, क्योंकि आपके जीवन में जो होना है वो होगा और उसके लिए खुद ब खुद आपकी परिस्थिति का निर्माण होता है। और उस परिस्थिति में आप अंदर की ओर जाते रहते आपको पता नहीं चलता है और खुद उस परिस्थिति के वाहक बन जाते और आप चैंपियन बन जाते हैं। अच्छा होना होता है तो अच्छा हो जाता है, बुरा होना होता है तो बुरा हो जाता है। तो कॉर्नवालिस इसमें क्या था, ये थे आपके अंग्रेज, ये थे जमींदार और ये थे आपके किसान। यानी अंग्रेजों ने जमीन का मालिक किसको बना दिया, जमींदार। बोला कि तुम इससे टैक्स वसूलो और हम बेटा तुमसे लेंगे और जितना लेकर के आओगे 10/11 मेरा होगा और 1/11 तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुमने तय डेट तय समय सूर्यास्त से पहले अगर तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमींदारी लेकर के हम किसी और को नया जमींदार बना देंगे। ठीक है भाई, यानी परफॉर्मेंस के ऊपर था। तो कॉर्नवालिस 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल का कारावास आपके दिया गया। कौन से जेल में उनको भेज दिया गया, तो मांडले में भेज दिया गया। और जब उनको जेल में भेजा गया तो लोगों के अंदर इनको लेकर के इतनी आपकी सहानुभूति थी कि लोगों ने इनको लोकमान्य की उपाधि आपको दी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं संबंधित है, मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके बी। तो ये आपके कौन है, जिन्ना। तो जिन्ना का मतलब जिन तो पता ही नहीं चल रहा है भाई। आधुनिक समय का ऋषि किसको कहा जाता है भाई, आधुनिक समय का ऋषि किसको बोला जाता है, आधुनिक। अब देखो ये जो आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो हमारे आदर्श है, क्योंकि हमारा जन्मदिन इनका जन्मदिन दोनों का एक ही दिन होता है 12 जनवरी। आपको किसको रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो ये जो आपके विवेकानंद जी हैं, इनको नो हिंदूवाद का प्रवर्तक, इनको नो हिंदूवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, न्यू हिंदुइज्म का प्रवर्तक इनको कह करके संबोधित किया जाता है। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में बात करी तो इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनको लोकमान्य कहा जाता है। लेकिन आधुनिक समय का ऋषि किसको कह करके संबोधित किया गया है, तो आधुनिक समय का ऋषि अगर हम आपसे बात करें तो आधुनिक समय का ऋषि आपके रामकृष्ण परमहंस को कह करके संबोधित किया गया। किसको कह करके संबोधित किया गया, तो रामकृष्ण परमहंस को कह करके संबोधित किया गया है, जो आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, जो आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखादत्त। विष्णु शर्मा के बारे में बात करें तो विष्णु शर्मा ने कौन सी किताब लिखी, पंचतंत्र। आप में से किन किन लोगों ने पंचतंत्र पढ़ा है? बचपन में मेरे पापा जो है हम लोगों को बहुत किताब पढ़वाते थे और हमको ना कहानियों का किताब पढ़ने का बहुत शौक था। आज भी हमें याद है कि जब हम लोग मैं जब क्लास 3rd में, 4th में, 2nd में, 5th में, मतलब क्लास 3 से लेकर के 6 तक की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं पापा के साथ, मतलब क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली हम लोग घर से दूर रहते थे। मैं और प्रतीक भैया पापा के पास रहते थे, पापा की पोस्टिंग घर से दूर थी। तो वहां पे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, आप सब लोगों को पता है। तो साइकिल से पापा जाते थे विद्यालय में पढ़ाने के लिए। तो साइकिल के आगे प्रत्येक भैया बैठते थे, मैं पीछे बैठता था। और जब भी हम छुट्टी में घर पे आते थे तो बस से आना होता था या ट्रेन से आना होता था। तो पापा क्या करते थे कि ट्रेन पे जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, स्टेशन होता है, वहां पे किताब खरीद देते थे। कैसा किताब, चंपक, नन्हे सम्राट। तो उसमें ना एक आप मतलब बहुत सारी स्टोरी होती थी। खूब मैं स्टोरी को हम पढ़ते थे, खूब स्टोरी को हमने पढ़ा, बहुत ज्यादा। और उस सारे स्टोरी के लास्ट में ना एक आपका वो होता था, उसमें सीख होता था कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला।
तो जो मेरी रीडिंग स्किल है ना, बचपन से हमें किताब पढ़ने की जो आदत है, जैसे आप हो या हम हैं, आप मेरे से बेहतर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर एक किताब दिया जाए और उस किताब में 500 पेज हो, तो मेरी रीडिंग स्किल इतनी अच्छी है कि उस 500 पेज की किताबों को मैं एक दिन में पूरा कंप्लीट कर सकता हूं, और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूं। उसमें से एक भी पॉइंट आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। तो ये बचपन से मेरी रीडिंग स्किल, क्योंकि किताबों को पढ़ने का शौक मुझे बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बेहतर। तो मैं खूब पढ़ता था किताब। फिर पापा एक बार 2 किताब लेकर के आए। एक किताब का नाम था पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की किताब, और एक था हितोपदेश, नारायण पंडित की किताब। तो ये किताब हितोपदेश और पंचतंत्र, हमने दोनों की दोनों किताबों को, हमको लगता है कि जब मैं क्लास 4 या 5 में था तभी मैंने पूरा का पूरा किताबें पढ़ गया, मैं A to Z किताब। तो यहाँ पे जब आप कोशिश करोगे ना रीडिंग स्किल, तो वही होता है कि मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूं कि आप लोग खूब अच्छा जीवन में करो, क्योंकि अगर आप जीवन में अच्छा कर गए ना और आपको चीजों की समझ है, तो आने वाली पीढ़ी बहुत ही बेहतर करेगी, बहुत ही बेहतर करेगी। अब जैसे मेरे पापा बहुत ही ज्यादा अवेयर थे, उन्होंने बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया, तब उनका सिलेक्शन हुआ, आज गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है। तो उनमें क्या था कि भाई उनको था कि भाई बेसिक क्या होता है, किसके ऊपर काम करना होता है। तो हम लोग गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े, गांव में रहे, लेकिन तब भी हम लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन मिला। आज भी हमें याद है कि हम लोगों को बचपन में इंग्लिश बोलने नहीं आता था उतना, लेकिन हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हमारा ग्रामर बहुत अच्छा था, हम लोगों का मैथ साइंस बहुत बेहतर था। और जब हमारे जो पड़ोसी थे, हमारे घर में जो थे, हमारे फैमिली में जो थे, जो रिश्तेदार थे, वो नर्सरी, हमको नर्सरी एलकेजी यूकेजी समझ में नहीं आता था। हम लोगों का, हमको लगता है कि सीधे क्लास 3 में एडमिशन हुआ था हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, क्लास 3 में डायरेक्टली एडमिशन हुआ था। हम भी शायद ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमको याद नहीं है कि हमने कभी नर्सरी एलकेजी यूकेजी, आज भी हम गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रीपरेटरी स्टेज है, आपके फाउंडेशनल स्टेज है, मिडिल स्टेज है, अपर स्टेज है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन हमने कभी उस तरीके की चीजों को पढ़ा नहीं। तो हमारे घर वाले सारे के सारे अपने बच्चों को दिल्ली में ले जा करके 20-20 साल पढ़ाए, 30-30 साल पढ़ाए, तब जाकर के सबको कुछ हुआ। हम लोग 5वीं क्लास में ही इतना बेहतर रहते थे कि कुछ नहीं कह सकते। और मतलब वो जब 7वीं 8वीं 9वीं में, वो सब इंग्लिश मीडियम की किताबों को लेकर के आता था, इतना मोटा मोटा, और पापा हम लोगों को सब बनवा दिए थे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड, जो आपके साउथ इंडिया में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जो किताबें चलती थी, हमको आज भी याद है कि हमारे घर में इतनी इतनी मोटी मोटी बंडल आपकी किताबों की आती थी, आपके साइंस की और मैथ्स की। और जब मैं क्लास 4th में था, हमको आज भी याद है कि मैं क्लास 10 के बाद अपने लाइफ में उतने अच्छे से मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। मतलब मैं आप लोगों को रियलिटी आज बताना चाहता हूं कि क्लास 10 तक ही हमने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई करी। क्लास 10 के बाद पता नहीं, समय गुजरते गया, समय गुजरते गया, एक अच्छा व्यक्ति बनने में ही मेरी मतलब पूरे तरीके से जद्दोजहद रही। उतना मैंने कभी जीवन में मेहनत नहीं किया। लेकिन क्लास 10 के पहले में जब क्लास 5th और 6th में था, तो हमारा 10th तक का सारा मैथ्स, सारा सिलेबस A to Z, मैं जब क्लास 4th और 5th में था तो 9th 10th का सारा मैंने मैथ्स बना लिया था, A to Z। साइंस पूरा कंप्लीट हो गया था। और जब हम 9th 10th में गए तो हमारा सिलेबस ही पूरा चेंज हो गया था। हमारा सिलेबस ही चेंज हो गया, तो उसमें सेट थ्योरी नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अब्सिसा जो है, ये बच्चे बाद में जाकर के इतनी कंफ्यूज होते थे, और 4th क्लास में हम इतना बेहतर तरीके से आपके बना लेते थे उस सवाल। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब परिवार के कारण होता है। तो पापा थे, पापा दिन रात पढ़ाते रहते थे, तो हमारा क्या था, कोई काम नहीं था भाई, किसी भी बैच में किसी के साथ बैठ जाओ, दीदी लोगों के साथ बैठ जाओ, उनके साथ सेट के क्वेश्चन बनाने लगो, उनके साथ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन बनाने लगो, अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाने लगो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाने लगो, एडवांस मैथ बनाने लगो, मिरर पढ़ने लगो, लेंस पढ़ने लगो। और वो भी छोटे छोटे थे तो सब लोग प्यार करते थे, वो बैठा करके खुद बताने लगते थे, खुद मेहनत करने लगते थे, क्योंकि पापा के पास तो टाइम नहीं था। तो पर्सनली पापा नहीं पढ़ा पाए, लेकिन पापा के उसके कारण, मतलब जो हमें मतलब एक तरीके से संगत है, उसके कारण बहुत ही ज्यादा। तो मैं 10th के बाद कभी भी उस तरीके से मैं सीरियस स्टूडेंट नहीं रहा। हाँ, जहां पे रहा सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मतलब कुछ उस तरीके का मेहनत जो हमने 10th तक किया था, उस तरीके का मेहनत हमने कभी भी नहीं किया।
तो इसलिए अगर मेहनत करते हो ना, उसका रिजल्ट आपकी दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में दिखाई देता है। और मतलब किसी ना किसी जनरेशन में वो रिजल्ट इतना बड़ा दिखाई देता है जिसका सपना आप नहीं देख सकते हो। और वो रिजल्ट किस रूप में दिखाई देता है, उस आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, कि वो रिजल्ट भाई किसी न किसी एग्जाम में टॉपर के रूप में दिखाई देता है। तो मेहनत से सब चीज होता है, मेहनत से सब कुछ होता है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। बहाना छोड़ दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, रोना छोड़ दीजिए, हंस के पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को मुस्कुराते देखिए, क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति का सामना आपको करना है, लेकिन उस परिस्थिति को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। सब ऊपर से डिसाइड होता है कि क्या होना है, कैसे होना है। तो एक बार पटाखा फोड़िए, शेयर कीजिए आप सब लोग। तो पंचतंत्र बहुत प्यारी किताब है, आप लोग भी पढ़ना कभी जीवन में। पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद विष्णु शर्मा की विशाखा दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस। और इस किताब के तहत आपके विशाखा दत्त ने इस मुद्रा राक्षस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहकर के संबोधित किया और कहा कि आप निम्न कुल में जन्म लेने वाले हो। यानी कहने का मतलब है कि द पर्सन हु बोर्न इन लोअर क्लास दैट वाज कॉल्ड, ही वाज कॉल्ड वृषल। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। विशाखा दत्त भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? सूफीज्म के बारे में बात करें तो एक तरीके से हम इसको इस्लाम के अंदर रिफॉर्म मान सकते हैं, जिन्होंने बोला कि हमें अपने ईश्वर से इतना प्रेम कर लेना है और उसकी भक्ति में इतना खो जाना है कि हम नाच रहे हैं, कि गा रहे हैं, हमारी दाढ़ी बड़ी हो गई है, कि हमारे बाल बड़े हो गए हैं, कुछ मतलब नहीं है, हम अपने ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो भारत के प्रथम सूफी संत के बारे में बात करें तो उनका नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफलता। अब एक चीज समझो, 1757 में प्लासी का वार हुआ। तो मैं बार बार क्या कहता हूं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है, जो प्लासी का युद्ध है, वो अंग्रेजों की बड़ी जीत जरूर थी, लेकिन अंग्रेजों की निर्णायक जीत नहीं थी। वो अंग्रेजों की बड़ी जीत जरूर थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध नहीं था, क्योंकि प्लासी के युद्ध में कुछ नहीं करना पड़ा। सिराजुद्दौला की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, रायदुर्लभ को और मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया, और सिराजुद्दौला की सेना ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। और इस तरीके से आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन जो 1764 में जो आपके बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने अपनी वीरता का परिचय दिया और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट, इन सबके सेना को एक साथ भी संयुक्त होने के बाद भी हरा दिया, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। महात्मा गांधी के द्वारा संपादित, देखो केसरी के बारे में बात करें, ये आपके बाल गंगाधर तिलक का है। मराठा के बारे में बात करें तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक का है। तो मराठा कौन सी लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये बार बार कंफ्यूज करा जाता है। मराठा बच्चे देखते हैं और आप लोग इतने इमोशनल हैं कि किसी से भी दिल लगा लेते हैं, किसी से भी आप दिल लगा लेते हैं। तो दिल थोड़ा सा सोच समझ के लगाइए। तो मराठा ये मराठी में नहीं था, इंग्लिश में था। और केसरी आपकी कौन सी लैंग्वेज में था? तो केसरी आपकी मराठी लैंग्वेज में थी। और गांधी जी के द्वारा जो संपादित आपकी पत्रिका थी दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम क्या था? नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935, आपके लाल बाल पाल चरमपंथी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1920, गलत बात है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930, होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसिस, आपको सही है। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक से किसे आपके उल्लेखित किया गया था? ये पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, ये कौन से आपके प्रस्ताव को कहकर के संबोधित किया गया था भाई? कौन से प्रस्ताव को कहकर के संबोधित किया गया था? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये कौन से प्रस्ताव से? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव को बोला गया था। क्रिप्स प्रपोजल के लिए ये स्टेटमेंट आपको प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सवाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां पे दिखाई देता है? तो आपकी अध्यात्म मद्रास में दिखाई देता है।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कि गांधी जी में एक बात थी, वो किसी भी बात को उधार नहीं रखते थे। आपने दिया तो आपको लौटा देते थे। सुबह में 2 किलो आटा दिया तो शाम को 2 किलो पुलाव बना करके दे देते थे। यानी महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या उपाधि दी? महात्मा की उपाधि थी। प्रथम आपके चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद इन्होंने उपाधि दी। और महात्मा गांधी ने बैक टू बैक आपको किसकी उपाधि दे दी? तो गुरुदेव की उपाधि दे दी। बोला कि आप गुरु हैं, हम अगर महात्मा हैं तो आप गुरु हैं। तो इस तरीके से आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहकर गांधी जी ने संबोधित किया था? कायदे आजम कहकर के संबोधित किया था। गांधी जी को लगता था कि कायदे में रहेगा, लेकिन उसको कायदे से क्या मतलब है? उसको तो अपने फायदे से मतलब था। कि वो भी चाहता था कि गांधी जी अगर भारत के राष्ट्रपिता बनेंगे तो हम पाकिस्तान के बन जाएंगे भाई। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करें तो संविधान के निर्माता के तौर पे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहकर के संबोधित किया जाता है। 1857 के युद्ध से किसका संबंधित थी? तो गुलाब सिंह कश्मीर से संबंधित है। लक्ष्मीबाई, आप सब लोगों को पता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तात्या टोपे कानपुर, नाना साहिब कानपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब सिंह आपके नहीं थे। गुलाब सिंह गुलाब ले रहे थे कहां पे? तो वहां पे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसकी किताब है? तो ये किताब है नेहरू जी की। वास्को डी गामा। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन बनाने वाले। अगर ये सब मिल जाए ना तो इस सबको प्यार से मैं 2 लड्डू खिला दूं। अब इसको लगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज मध्यकाल में किसके द्वारा करी गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा। तो ऑप्शन क्या दे दिया? वास्को डी गामा। लेकिन देखो कहीं और के बच्चे वो थोड़ा कम बुद्धि वाले होते हैं, कहीं और दूसरे चैनल पर पढ़ने वाले बच्चे, तो वो गलत कर सकते हैं। लेकिन ये टीम प्रबल मंथन के, इन डेप्थ एनालिसिस के, ये बब्बर शेर और शेरनी है। मतलब रात को 2 बजे में तुम जगा के बोलोगे तो एकदम करेक्ट जवाब मिलेगा और करेक्ट जवाब मिलेगा। इसका मतलब वास्को डी गामा ने मध्यकाल में यूरोप से भारत तक पहुंचने के रास्ते को खोजा था, और वो भी केप ऑफ गुड होप होते हुए। तो ये तो गलती नहीं हो सकती थी। और ये किताब जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी ने आपकी लिखी थी। दादा भीमराव जी के बारे में बात करें तो प्रथम भारतीय जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए आपको क्या किया गया था? चुना गया था। और बिपिन चंद्र पाल के बारे में बात करें तो न्यू इंडिया नामक इन्होंने साप्ताहिक अंग्रेजी में समाचार पत्र लिखने शुरू कर दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने बोला कि देखो अब बहुत हुआ, अब अंतिम मैं मंत्र आपको देता हूं, करो या मरो। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी धारणा एक जैसी है? अब आप बोलोगे कि सर ब्राह्मण धर्म के विकल्प के तौर पे ही तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आपके विकास हुआ, लेकिन इन तीनों में एक बोल रहा है कि तीनों में किस चीज के ऊपर फोकस किया गया? तो तीनों में कर्म के ऊपर फोकस किया गया। कर्म के ऊपर फोकस किया गया। क्या बोल रहा है कि कर्म सब चीज। आप कहीं पे भी कुछ भी देख लो, कितने भी बड़े फिलोसफर को पढ़ लो, उसका कंक्लूजन आप देखोगे ना तो उसका कंक्लूजन है कि भाई सब कुछ है, लेकिन अंततः किसके ऊपर आके सुई अटक जाती है? तो वो होता है कर्मा। यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो कर्मा सबसे बेहतरीन चीज हो जाती है। तो कर्म का आपको लोथल कौन से युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो लोथल जो कि आपकी गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये बंदरगाह नगर के तौर पे जाना जाता है। कौन से संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए आपके काम किया? तो ब्रह्म समाज। आपके ध्यान के लिए जो राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके काम किए। बात समझ गए? तो यहां तक अगर आप सब लोगों को एक एक बातें क्लियर है, एक एक चीजें क्लियर है, तो प्लीज डू लाइक दिस सेशन, प्लीज डू शेयर, जितना हो सकता है उसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। शानदार तरीके से उस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनिए। तो एक बार सब लोग अपने अपने फोन को चेक कीजिए और एक बार काला टीका लगा दीजिए।